अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने हमारी सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं काफ़ी देर से अपने सत्तापक्ष और विपक्ष के साथियों को बैठ के सुन रहा था। निश्चित तौर से जो हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इनमें जो हमने मांग की है, ये आश्चर्य है कि हमारे कुछ माननीय सदस्य ये कहें कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्यों लाया, और उसके संबंध में जिस तरह की टिप्पणी की गई, पप्पू की टिप्पणी की गई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत वर्षों से लोग बैठे रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, और ये बजट में एक प्रक्रिया है कि अगर बजट में जो हम साल का एक एनुअल आउटले का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते, और जब उसको हम फोर्सी नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ गई, चाहे नेचुरल क्लैमिटी हो, चाहे फ्लड हो, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या इस तरह की स्थिति हो कि शायद दुनिया का असर सब देशों पे पड़ता है, यूक्रेन का या रसिया का जिस तरीके का युद्ध हुआ, जिसके नाते फर्टिलाइज़र की सप्लाई जो यूक्रेन हमें करता था यूरिया का या रसिया करता था, उस युद्ध के नाते अगर हमको दूसरी कंट्रीज से लेना पड़ा, तो ये शायद शाश्वत नियम है कि हमेशा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आता रहा। और ये हर सरकार, हमारी कांग्रेस भी बहुत दिन सत्ता में रही है, मुझे तो लगता है ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड्स हम लेके आए, फर्स्ट सप्लीमेंट्री बैच हमारा है। और यहाँ तो बजट पास होने के बाद जैसे मानसून सेशन शुरू होता है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आ जाता है, और हम तो मानसून को विंटर सेशन में इसको लेके आए, और किन परिस्थितियों में लेकर के आए, सरकार की तरफ से भी कहा गया, और हमारे निशिकांत जी और यशवंत जी ने, सारे लोगों ने विस्तार से कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि राज्यों में भी यह प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर जिसका बजट में प्राविधान नहीं आउटले और उसके खर्चे की जरूरत पड़ गई सरकार को, और सरकार उस खर्च को करती है, तो एक एक पैसे को बिना सदन से रेक्टिफाई कराए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक पैसे की सैंक्शन हो नहीं सकती। तो ये राज्य में भी होता है, और लगातार ये एक प्रक्रिया है बजट की। अगर बजट का ज्ञान हो तो निश्चित तौर से ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि आखिर ये कौन पप्पू है, तो इसका अंदर राज्य में अगर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आ रहा है तो बताना पड़ेगा उनके राज्य में कौन पप्पी है जो इस तरह के बजट लेकर के आया है। आखिर ये अच्छा, ये पप्पू और पप्पू में क्या देख लेंगे। ओके। अब ये तो अधिष्ठाता महोदय आप तय करेंगे। ओके आप तय करेंगे, आप तो तय करेंगे। पप्पी शब्द निकाल दीजिएगा, कुछ और क्यों साहब? अरे चलिए उसको आप बैठिए आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नो आप बैठिए, चौधरी साहब बैठिए, आप बैठिए। अधिष्ठाता महोदय, जिसको आप कह रहे हैं आपका फैसला सिरोधार्य है, लेकिन जो मैंने कहा है, मैंने अगर राज्य के लिए कहा है तो उस शब्द को केवल आप अनपार्लियामेंट्री कैसे करेंगे? अगर उसको गोद में लेके खिलाते हो तो फिर उसको आप अनपार्लियामेंट्री अगर कहेंगे तो आप देखिए कि कितना प्यार से पप्पी को लोग खिलाते हैं। ओके फिर तो इस तरीके से आप समझ प्लीज आप बैठ जाइए। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बी केयरफुल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट इंसिस्ट लाने का अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। सप्लीमेंट्री लाने का जी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लाने का मुख्य कारण है इसकी हायर सब्सिडी बिल जो हमारे ऊपर आया, चाहे वो फर्टिलाइजर यूरिया हो और चाहे फूड पे हो, चाहे एलपीजी पे हो। तो इस फर्टिलाइजर, फूड, एलपीजी पे और 10% हमने इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया। आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर हम वो खर्च करते हैं जिससे देश के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या अस्थायी परिसंपत्तियां, चाहे रोड हो चाहे रेल हो। आज हमने इस बजट में रोड और रेल के लिए लिया है सर्वाधिक, तो इसकी तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि देश में अगर आज हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कभी कल्पना की थी किसी सरकारों ने? हाईवे तो बना नहीं पा रहे थे, आज हम हाईवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर, चाहे यूपी हो, 11 कॉरिडोर बना रहे हैं। जहां हाईवे बनेगा उसके किनारे इंडस्ट्रीज आएंगी तो निश्चित है देश दुनिया में सबसे आगे विकास करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से इस बजट में जो एस्टीमेट्स एक्सीड हो जाता है, मैं इसके कारण बता रहा हूं, और उसके कारण को सरकार को जब अधिक दाम देना पड़ता, प्राइसेज देना पड़ता, खाद के दाम में 30% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी 2022 से। तो अगर आज जनवरी 2022 से फर्टिलाइजर के दाम में वृद्धि हुई, हम अभी तक 1650 रुपीज पर बैग सब्सिडी देते थे। 1650 रुपये का जिस बैग पे हम किसानों के देश के लिए, ये बात किसानों की करते हैं, किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी तक जो किसानों के खाद पे 1650 रुपया खाद पे सब्सिडी पर बैग दे रही थी, अब वो इस बजट को लाके 2501 रुपया हम पर बैग के खाद पे सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के किसानों के लिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और उससे आज कम से कम 50% पिछले साल की तुलना में हमारे ऊपर बोझ बढ़ा है, इसलिए हमें लाना पड़ा है। मानवर, मैं कहता हूं कि आप ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, हम एक एक ग्रांट पे आएंगे कि हमने किस तरीके से लिया है, लेकिन आज भी ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, जिसने कहा कि एज पर IMF GDP ग्रोथ रेट इन 2022 the IMF GDP projection for India stands at 7.4% in 2022-23, which is significantly higher than the most of the developing countries. China, for example, had a rate of only 3%. जिस चाइना की रोज बात करते हैं, जिस अमेरिका की रोज बात करते हैं, आज इस सदन में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस बात का निश्चित तौर से शोध हो रहा होगा कि आज दुनिया में भारत का, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के कोई कंट्री हो, आज दुनिया में अगर इन्फ्लेशन पे किसी ने नियंत्रण पाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाया है। और मैं ये बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जिस तरीके से हमने किया है, और GDP पे जिस तरह से हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा बढ़ा है, तो उस तरीके आज हमारा GDP का प्रोजेक्शन क्या है, ये IMF के आंकड़ों के हिसाब से 7.4%, तो हमारी ग्रोथ रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और पाकिस्तान का 2%, आज चाइना का 3.1% है, USA का 2.6% है, यूनाइटेड किंगडम का 4.2% है, और पाकिस्तान भी हमसे पीछे, बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश का भी बेहतर है 7.2%। ये IMF का है। आज पूरी दुनिया में GDP में, जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर है, वो 3.5% हो गया है, जबकि 2014 में 2.6% था पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंडिया का GDP का शेयर था, और ये 2027 में पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर 4% होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कहना चाहता हूं, आज इन्फ्लेशन में अभी निशिकांत जी ने जब डिबेट शुरू किया था, तो मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन उल्लेख कर दूंगा कि आज जो दुनिया की टॉप ग्लोबल इकोनॉमी थी, जिसमें इंग्लैंड भी एक था, उस इंग्लैंड की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि आज वहां 3 प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। उसका उल्लेख उन्होंने किया था। और आज केवल मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां इंडिया में हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, जहां इंग्लैंड के आज जिस तरीके की 10.1% है, रूस की भी इन्फ्लेशन, वहां भी महंगाई 14.3% है, जर्मनी की 12% है, ब्राजील की 8.7% है। कभी भी कांग्रेस यूपीए की सरकार में डबल डिजिट से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आया है। पहली बार 7% के इन्फ्लेशन पे आज भारत की सरकार ने इस देश को महंगाई पे नियंत्रण किया है। तो इसलिए नहीं, मैं कोई चीजें जो कह रहा हूं, आप NSO का रिकॉर्ड देख लीजिए,
कि नेशनल जो स्टैटिक्स हमारा है, इस नेशनल स्टैटिक्स का रिकॉर्ड क्या है कि हम 2019-20 में जब कोविड की वैश्विक चुनौती थी, उस महामारी के पूर्व जो हमारा जीडीपी था, आज ये नीतियां हमारी हैं, हमारे इस तरीके का आज संकल्प है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्व की वास्तविक जीडीपी को पुनः 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में लाने पे हम ले आए हैं। आज ये सेकेंड क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूं एनएसओ के द्वारा। आज सेकेंड क्वार्टर में 2022-23 में हमारा 6.3% है। फर्स्ट क्वार्टर में इससे भी हमारा ज्यादा था 2022-23 में। और हम कहते हैं खाली कमेंट कर देने से नहीं हो, आज हमको देखना होगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, हमारा देखना होगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कितना है, हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से मैं साथियों को आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन केवल सेकंड एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में भारत के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं कि जीडीपी का 2022-23 के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं, उसके जीडीपी का 58.4% आज डोमेस्टिक कंजम्पशन है। जहां दुनिया में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रेड बटर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाइना में जहां लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पे जैसा उल्लेख किया हमारे साथियों ने, और आज भारत में इस तरह का डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है जो 58.4%। ये उपलब्धियां हैं। आप इस पे बात करिए, आप इस पे चर्चा करिए कि 2013-14 के बाद जो सभी वर्षों में हमारा जो अभी तो शुरू किया है। जी जी जी, मुझे पार्टी की तरफ से समय मानवर दे लेने दीजिए। एकदम से समाप्त चाहता हूं कीजिए कि नहीं, समाप्ति की तरफ बढ़िए, एकदम से समाप्त मत कीजिए। मानवर हमारी पार्टी, आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट जी, 10 मिनट तो देंगे। अब बोलिए, तो बोलिए। 10 मिनट भी नहीं देंगे हम, अब बता दीजिए। तो इसलिए आज उस कोविड की चुनौती के बाद जो हमारा ट्रेड है, होटल ट्रांसपोर्ट है या सर्विस सेक्टर है, उसके फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में 16% की वृद्धि हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ये निवेश को दर्शाता है। आज हमारी निवेश की स्थिति क्या है? निवेश की स्थिति दुनिया में 2022-23 की पहली छमाही में देखिए, कम से कम इसका जवाब तो दीजिए कि क्या भारत ने, आज अभी मैं काठमांडू गया था और वहां पे मेरी एम्बेसडर साहब से बात हो रही थी, ये केवल भारत का सवाल कि अभी भी चाइना दुनिया से अलग थलग है, अपने लॉकडाउन से जूझ रहा है। आज नेपाल में जहां हमारा व्यापारिक संबंध है, आज भारत का हर जगह एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उसका नतीजा है कि आज हमारे इस भारत के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि हमारे लिए एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भारत है जहां हमारा निवेश सुरक्षित रह सकता है। और उसी की देन है कि 2022-23 की पहली छमाही में $20.2 बिलियन का एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज कभी इस पे तो नहीं चर्चा किया कि हमने किस तरह से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, हम सबका साथ सबके विकास की केवल बात नहीं करते, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सेंटर स्टेट्स को भी मदद करें, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो। उसके लिए हमने 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स फंड बनाया। उस पर चर्चा कर लिए कि 7.5 लाख कैपेक्स फंड में हमने कितना दिया है। भारत सरकार ने 2022-23 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए हमने कैपेक्स फंड 7.5 लाख का, और ये नहीं कि केवल फंड बनाया है, अब तक उसमें हम 54% से अधिक अप्रैल से अक्टूबर तक अधिष्ठाता महोदय भारत सरकार खर्च कर चुकी है, राज्यों को भी दे चुकी है। ये है सेंटर स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर। अरे कम से कम बजट पे, देश की सुरक्षा पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे तो कम से कम हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें। और कम से कम बजट पे जब बात करें तो बजट का ज्ञान तो रहना चाहिए कि आज हो। और जब हम उसका परिणाम भी आ रहा है कि आज जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है, इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं सकती। ये तो सभी मानते हैं कि कोविड की वैश्विक चुनौती ने एक ग्लोबल रिसेशन कर दिया है, लेकिन उस
उस मंदी के बावजूद, उस रिसेशन के बावजूद भी जो मंदी आई है 2022-23 या 19-20 के बाद से कोविड की शुरू हुई, उसके भी हम सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट जीडीपी का 23.3% है, जो न केवल 15-16 के बाद से अभी तक के वर्षों में सबसे पहला रिकॉर्ड है कि आज हम दुनिया में एक्सपोर्ट में 23.3% का हमारा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट हमारा 22.9% था, सेकेंड क्वार्टर में 23.93% है। इसका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट दे शुड बी सेटिस्फाइड कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नाउ आर एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर टू ईयर। तो कम से कम इस बात के लिए तो इनको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक रूप से आलोचना करिए, उसमें पूरा अधिकार होता है। और आज दुनिया में उच्चतम इन्फ्लेशन के बावजूद भी आज हमने भारत में 22-23 के पहले 6 मंथ में जिस तरह से वृद्धि दर हासिल किया है वो हमारा 9.7% की ग्रोथ रेट है, जबकि इंडोनेशिया की ग्रोथ रेट 5.6% है, चाइना की 2.2 है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की 3.2 है। तो किस पे आप बात करेंगे? आज ग्रोथ रेट हो तो दुनिया के हम देशों से तुलना कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात हो तो दूसरे से हम तुलना कर रहे हैं। समाप्त और अगर केवल 5 मिनट और लूंगा, 2 मिनट छमाही दूसरी छमाही हो तो उसमें भी 6.5%। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए ये हमने तय किया है कि 2024-25 तक हम अपने देश की $5 ट्रिलियन बनाएंगे। इसी पे कर लिए। मैं तो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रिक्वेस्ट कर रहा था कि मान्यवर आखिर आप तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। 193 पे एक चर्चा इंडिया एमर्जिंग इकोनॉमी एज ए टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी, इस पे चर्चा कर लीजिए। तो माननीय स्पीकर साहब ने कहा था कि जगदम्बिका जी आप बजट पे जितनी देर बोलना चाहिए आज बोल लीजिएगा। तो हमें तो स्पीकर साहब की तरफ से आज समय मिला हुआ है, तो अधिष्ठाता महोदय कम से उस पर कृपा रखिए। मैं कहता हूं कि सुप्रिया मौजूद थी और तमाम लोग हमारे दादा मौजूद हैं कि 2014 में आप क्या कहते थे? 2014 में आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, ये आपका भाषण है। तो 2014 में इस देश में आप स्वयं कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस, सुप्रिया को भी याद होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था, यहाँ की टर्मिनोलॉजी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ किसी का, तो कि नीतियां पंग हो गई मनमोहन सिंह की सरकार। आप भी कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, इट वाज वेरी कॉमन। और उस पॉलिसी पैरालिसिस में स्थिति ये हो गई थी कि एफडीआई आने की बात तो छोड़ दीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, भारत के उद्योगपति अपनी पूंजी को यूरोपियन यूनियन में, साउथ अफ्रीका में वहां लगाने थे। चिंता का विषय हो गया था कि आखिर इस भारत से क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं। और आज क्या स्थिति है कि आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए कि हम $5 ट्रिलियन को हमने सेट किया है। लोग तो कोविड की वैश्विक चुनौती पे अपनी जान बचाने के देश अपने परेशान हैं कि हम वैक्सीन दे सकें, हम लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकें। मैं कहता हूं दुनिया में केवल एक भारत है जिसने कोविड की वैश्विक चुनौती में भी अगर किसी को फूड सिक्योरिटी, किसी को कोविड में हेल्थ सिक्योरिटी और किसी को दिया है तो ये भारत ने दिया। और आप भी थे 2014 में क्या कहा जाता था कि दुनिया की जो सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्था उसमें एक भारत है। और आज क्या कहा जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी भारत है। तो कौन सी तुलना आप करने की बात कर रहे हैं? आखिर हमने इंग्लैंड को पीछे करके पीछे आखिर भारत आज 5 इकोनॉमी में आ गया है और हम इस पे रुकने वाले नहीं हैं। हम तीसरी इकोनॉमी पे जाने वाले हैं कि हम दुनिया के टॉप 3 जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पे जाएंगे और जाएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 24 में फिर सरकार आएगी, 24 में फिर सरकार आएगी, तब हम 5वीं की बात नहीं करेंगे, तब हम टॉप 3 की बात करेंगे और 2027 में टॉप की बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं ये आपसे पाल साहब बस प्लीज समाप्त कीजिए। पाल साहब मैं आपसे एक प्लीज 2 मिनट बस जल्दी से हो गया नहीं हो गया। देखिए ऑलरेडी 21 मिनट्स नाउ। कहाँ बात प्लीज 2 मिनट बात करें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2020 से 25 तक का हमारा टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन की हमारी सरकार का, मोदी जी का है कि हम अचीव करेंगे। तो आखिर उस $5 ट्रिलियन केवल हमारा स्लोगन नहीं है। आज उस $5 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम मनरेगा में ले रहे हैं, मनरेगा में याद करिए
हर गांव में तालाब होते थे, बिहार हो, यूपी हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे बंगाल हो, हर घर के पीछे तालाब होता था, मछली पाली जाती थी। और आज तालाब विलुप्त हो रहे हैं, आज सरोवर खत्म हो रहे हैं, आज पोखरे खत्म हो रहे हैं, गांव में वाटर बॉडी नहीं, मई जून में जानवरों को पीने का पानी नहीं है। ये आप यकीन करिए, कोविड की चुनौती आई, अगर लोग शहरों से, मेट्रो से गांव गए, जहां प्रधानमंत्री ने सोचा मनरेगा को हम लोगों को जॉब दें, वहीं उनको एक संकल्प आया कि हर गांव में हम अमृत सरोवर बनाएंगे। 25,000 अमृत सरोवर बनाने का काम किया। श्री डीन कुरियाकोस जी मंत्री हैं और अब 50,000 का टारगेट 2023 तक गिरिराज जी ने 50,000 का टारगेट रखा। आप उन गांव में चलिए, आपके मेरठ में भी जो सरोवर, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसमें पाथवे है। प्लीज 2 मिनट काम आ गया। नहीं 2 मिनट दूंगा, अभी तो मैंने मानवर शुरू किया। वाक्य केवल बोलिए प्लीज, ओनली 2 सेंटेंसेस। तो 111 बस बता दूं $5 ट्रिलियन के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, इनके नॉलेज के लिए रहेगा, इनके ज्ञान के लिए रहेगा प्लीज। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम $5 ट्रिलियन कैसे अचीव करेंगे। 111 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जा रहे हैं और आने वाले 25 तक हम $5 ट्रिलियन हम करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति होगा। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूड कर दूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से अब आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे अधिष्ठाता महोदय, तो ये कोई बात ही नहीं। आखिर यूएसए के 3 गुना आबादी की तरफ देख रहा हूं तब से, कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आप बंद कीजिए। गुना आबादी को हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं 3 साल से। अगर आज हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी के लिए अगर हम 80,000 करोड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, तो इनको तो कहना चाहिए गरीब विरोधी है। निश्चित तौर पर उनके विरोधी जो कोविड में जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आज उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थैंक यू जी।